9 प्रिज्म और फेज 10 एक तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ही वॉलंटियर मार्केट है, यहाँ पे अभी बड़ा मार्जिन है, बड़ा स्कोप है काम करने का। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप क्या रेट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा? जी अच्छा दोस्तों, हम एक्चुअली ऑफिशियली जो है वो डीएचए की मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं। तो जो भाई हमारे बड़े हैं ये अनऑफिशियली और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो एक दो चीज़ें शेयर करें सर। एक तो फेज 10 की जो लॉन्चिंग की खबरें हैं मार्केट में, उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह एक आधे दिन में बड़ी अच्छी खबर भी देने जा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ हमारे चैनल में नहीं है कुछ नहीं, आपके चैनल अगली वीडियो हम आपके साथ करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो ऑफिशियल डीएचए के हैं उनकी वीडियो मेरे साथ आ रही है वो और हमारी अगली वीडियो एक साथ ऑन एयर जाए। बिल्कुल ठीक, तो उसमें सारी खबरें इंशाल्लाह आपके पास होगी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, फेज 10 की जो पॉलिसी आ रही है ना आगे, जो पहला फेज अभी शुरू होने लगा है, जिसका कि मैं उम्मीद करता हूँ 3 साल बाद पोजीशन डीएचए हैंडओवर कर देगा। वहाँ पे एक प्लॉट के ऊपर आप 3 बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, 4 यूनिट बना सकते हैं। इसमें बड़ी अच्छी बात है, मुझे बयाने की बात भूल गई थी। आपने पिछले दिनों हमारी मार्केट के बड़े दोस्तों को लताड़ा है बयाने पे भी जी कि जी ये बयाना करते हैं और इन लोगों से बचें। और जी कारोबार की एक तो डेफिनेशन बताएं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपसे एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ जी, और मैं आपसे जा कहता हूँ कि रब नवाज भाई ये आपका मेरा प्लॉट 3 करोड़ में डन हो गया, ठीक है, इसका मुझसे आप 50 लाख रुपया एडवांस ले लें, डन। 4 हफ्ते बाद मैं इसको ट्रांसफर करवा लूंगा। मैं सर काले चोर को बेचूं जी, मैं इसमें से 1 रुपया कमाऊं वो भी मेरा है, मैं इसमें से 2 रुपया लॉस करूं वो भी मेरे हैं, मैं ये पेमेंट देने का आपको पाबंद हूं जी। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। उस वक्त जो लोग करते हैं ना, लोगों को ब्लैकमेल, ठीक, एप्लीकेशन दे दी, कोर्ट में चले गए, स्टे लगवा दिया, बंदे को थ्रेट किया, ये है 2 नंबर का। ठीक, तो कोई सियासत में आने का कोई है सर इरादा, कोई अगला इलेक्शन हमारा डीएचए एसोसिएशन का लड़ने का इरादा? सर आप लड़वा देंगे तो मैं लड़ लूंगा। हाँ तो आए ना सर। अच्छा सर, मैं ये मजाक ये मजाक की बात। जब आप एसोसिएशन को आके लताड़ते हैं इतना आके, आप कहते हैं कि यार ये भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, तो जब जंप इन होंगे तो सर आपको थोड़ा सा अंदाजा तो होगा ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। कि जब मैंने वेलफेयर करनी है अपने 1100 मेंबर्स की, डीएचए के साथ बात करनी है, अथॉरिटीज के साथ बात करनी है, तो मैं उस इलेक्शन को लड़ने के लिए अपनी जेब से 5 करोड़ रुपया क्यों लगा? मैंने सर एक और सेंस में मुश्किल कर दिया आपको काम। मैं सीरियसली आपको, मैं एसोसिएशन के बिहाफ पे भी कह रहा हूँ और आई एम श्योर इसको मार्केट भी एक्नॉलेज करेगी कि मैं पिछले 1.5 साल से 5 दिन में 5 वर्किंग डेज है ना डीएचए के, उसमें 4 दिन में कम से कम डीएचए जाता हूँ 2-3 घंटे। जी आप होते हैं। अच्छा, मैं टाइम भी देता हूँ वहाँ पे। तो ये भी तो मैंने मुश्किल किया ना कि सर पिछली तेजी में हो सकता है कि 1 महीने में 50 प्लॉट बेचता हूँ और अभी अगर मैंने 5 प्लॉट बेचे हैं तो उसका मतलब है मैं अपने कारोबार भी सैक्रिफाइस किया। मैंने सबसे पहले क्लियर किया कि मैं आप और दोस्तों को तकलीफ भी बड़ी हुई है जो उनके साथ मिले हुए थे, जिन्होंने मिलकर काम किया, आपके सामने है सर। वो कहाँ से कहाँ चले गए, उनकी एसेट आप देखिए। आज उनको बुला लें, अपने फोरम पे बुला लें कि जब आप इलेक्ट हुए थे उस वक्त आप क्या थे और आज आप क्या हैं। उस प्रेसिडेंट के टैग के बाद आपने कितना माली फायदा उठाया, उनसे बुला के पूछे आप। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे प्रोग्राम में भी है, अबूबकर भट्टी साहब आए हुए हैं और उन्होंने कैमरे पे आके कहा था कि जी मैं मार्केट में किसी का देनदार नहीं। लेकिन मुझे एज ए होस्ट ऐसे लगता है कि मुझे अगले दिन वीडियो डाल के ये किसी को नहीं करना चाहिए कि जो उसका विक्टिम है वो मेरे पास आए, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, वो मेरी गलती थी। उसके बाद मैंने उन लोगों को ये जवाब दे के उस चीज़ से मैं विड्रॉ कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों आज एक बड़े ही खूबसूरत गेस्ट, बड़े सीनियर मेंबर, हमारे उस्तादों में से जिनका कोई 33-34 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है और अभी वो बड़ा बेहतरीन अपना काम कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आजकल सोशल मीडिया पे अपने बड़े बेहतरीन एनालिसिस भी दे रहे होते हैं। अपना काम की एक्सपर्टीज़ होना अपनी जगह पे, लेकिन उन एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करके अपनी यूथ को एक्टिव करना, लोगों को एक्टिव करना, उनको गाइड करना, सबसे बड़ी बात ये होती है। रब नवाज भाई, रब नवाज एसोसिएट से आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अजन। वालेकुम सलाम, शुक्रिया इमरान, आपने इनवाइट किया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं कि इतने लंबे सफ़र में अगर हम 92-93 की बात करें और आज की बात करें तो रियल एस्टेट में क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस दौर में हम लोगों ने काम शुरू किया इतने टूल्स नहीं थे। अच्छा जी। सबसे पहली बात ये है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और इस तरह के, खैर अल्लाह ने हमें जो ऑफिस दिया था वो इसी तरह का था उस वक्त अर्ली 90s में भी।
अस्करी स्टेट का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा। तारिक मीर साहब मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, हमारे उस्तादों में से हैं। उसके बाद यूसुफ चौहान साहब सर सलाम पेश करता हूँ, चौहान स्टेट के जो फाउंडर हैं। वहाँ पे बड़ा टाइम गुजरा। ये फ़र्क जो आपको आज ये जो चीज़ें चेंज हुई हैं ना सर, इन दो लोगों ने इन चीज़ों को अर्ली 90s में ही अडॉप्ट कर लिया था, फील कर लिया था और एक नया ट्रेंड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था मार्केट में। लेकिन अब मैं, और आपने पूछा काम में या चीज़ों में क्या फ़र्क है, सर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का मुझे इशू है लोगों से। फुकदान है या बेहतर? बहुत फुकदान है। ओके। प्रोफेशनल लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारे रियल एस्टेट के भाई ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है शॉर्टकट की, कि जितना जल्दी हो। उन्होंने क्लाइंट बैंक नहीं बनाया, दोस्तियाँ इस तरह से नहीं बनाई कि कंफर्ट लेवल हो, एक ग्रुप हो जिसके साथ काम करें। इसका मुझे बड़ा शिकवा है अपनी कम्युनिटी से। और आप कमिटमेंट्स आप कह रहे हैं ज़्यादा जी थोड़ा। अच्छा, वो काम का वॉल्यूम भी तो बहुत बढ़ गया ना उस वक्त। लेट्स सपोज आप लोग होंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, डीएच में 200 बंदा होगा। नहीं सर, रब नवाज भी 2000 नहीं, 200 नहीं था। हाँ जी, 80-85 लोग थे। अच्छा ओके। और एट द सेम टाइम सिर्फ 2.5 फेज थे। फेज 1, 2 एंड 3 हाफ था। ओके। उसके बाद जितनी डेवलपमेंट हुई है, जो कुछ बनाया मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने ये बना है, मेरी आंखों के सामने डीएचए बढ़ा हुआ है सर। ठीक नहीं तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका काम का वॉल्यूम बढ़ता है, लोगों की तादाद बढ़ती है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे बुरे लोग तो फिर इंजेक्ट होते हैं ना। अभी भी अगर आप सर्वाइवल की रेशियो निकालेंगे तो जो अच्छे लोग होंगे, जो कमिटेड लोग होंगे, जो अच्छा काम करने वाले होंगे, क्लाइंट्स को अच्छा गाइड करने वाले होंगे, वो लोग आगे निकल जाते हैं। और जो इस तरह के मिसकमिटमेंट करेंगे या जिनका वो एक्सपोजर नहीं बन पाएगा बाजार, वो पीछे रह जाएंगे, अपने दफ्तर बंद कर देंगे। सर एक इशू बड़ा अहम है इसमें जी। हमारे जो यूथ है, हमारे छोटे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, मजीद बेहतर करे। इन लोगों में एक चीज़ का फुकदान है, इनको कमिटमेंट और मिस कमिटमेंट का डिफरेंस नहीं पता। ओके। ये हम लोगों को, आपको, मुझे, हमारे जैसे लोगों को इनको बताना चाहिए कि बेटा कमिटमेंट क्या है और मिस कमिटमेंट क्या है। कमिटमेंट का प्लस पॉइंट क्या है हमारे बिजनेस में, और मिस कमिटमेंट का नेगेटिव पॉइंट क्या है। इस चीज़ की थोड़ी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। और मैं आपको बताऊँ, मैं अक्सर वीडियोज़ में ये यूथ से रिलेटेड मैं इतनी बातें कहता हूँ। हमारी मोस्टली वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे ना, वो इसी से रिलेटेड होंगी कि जब आप कंसिस्टेंट होके और मेहनत से और नेक नीति से आपके, देखें, आप अगर बदनीति से भी काम करेंगे तो कमीशन का स्ट्रक्चर वही है, 1% ही है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप किसी को गलत बाइंग करोड़ की करवा देंगे, वो 10 साल फंसा रहेगा तो आपको लाख रुपए मिलना है। और अगर कोई बड़ी बेस्ट चीज़ लेके देंगे तो फिर भी आपको लाख रुपए मिलना है, करोड़ रुपए मिलना है। तो इसलिए जितने अच्छे तरीके से क्लाइंट को लेके चलेंगे, हल्का बाब आपका बनता रहेगा। मतलब मैं 20-22 साल पहले के भी क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ अटैच हैं। उसकी रीज़न हो सकता है कोई 2-4 आगे पीछे हो गए हों, लेकिन जब आपकी चेन बनती है ना, वो आपको लाइफ टाइम काम आती है। तो अल्टीमेटली ये बात आपकी बड़ी वैलिड है। अच्छा, अगर हम आज की मार्केट की बात करें, थोड़ा सा मैं आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर चाहूँगा कि इस वक्त मार्केट में बूम है, मार्केट में काम हो रहा है, चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं। एक तो ये बताएं कि ये कितना अरसा का ये स्पैम होगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत फिल्टर किया है। और नंबर 2 ये कि आपके ख्याल में रेट्स सबसे अच्छे किस एरिया में, अगर डीएच लाहौर की बात करें तो कुछ एरिया में अच्छे रेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये जो भी बूम आया है इसका बैकग्राउंड बता दूँ जी। पिछले 4 साल से ये ड्यू था जी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस थी, लोगों को, क्लाइंट्स रुके हुए थे, लोगों में थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल बन गई थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने शुरू किया ये खबरें देना इसी साल मार्च 2026 में चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई थी। अप्रैल और मई में मार्केट चलना शुरू हो गई, मई में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई। अभी मैं जहाँ तक देख रहा हूँ जो इस वक्त चीज़ें जा रही हैं हमारा, स्पेशली डीएचए लाहौर की अगर बात करें तो 2026 और 2027 रियल एस्टेट का साल है, स्पेशली डीएचए लाहौर का साल है। ठीक नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं लगता कि रियल एस्टेट की मार्केट बेसिकली सबसे पहले इस सब जो काम शुरू हुआ है ना वो डीएचए लाहौर में शुरू हुआ है। उसके बाद डीएचए मुल्तान में थोड़ी बेहतरी आई है, ओवरऑल पाकिस्तान में बेहतरी आई है जी, थोड़ी बेहतरी आई है। वहाँ पे कुछ पोजेशन ओपन किया है, कंस्ट्रक्शन हुई है, और 20-20, 25-25 लाख जो पोजेशन वाले प्लॉट है ना वो बढ़े हैं डीएचए मुल्तान। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बेहतरी पूरे पाकिस्तान में आएगी। जी क्योंकि स्टार्ट हो गया। मैं वो आजकल तो जा रहे हैं, डेली बेसिस हम इस पे बात करते हैं, तो डीएचए लाहौर में एक तो अप्रिसिएशन काफ़ी होगी, 25-30% तो अप्रिसिएशन होगी। मुझे भी लगता है मार्जिन है डबल तक जाने का। जी काफ़ी मार्जिन है। उसके बाद मुल्तान डीएचए भी आएगा, गुजरांवाले की बारी भी आएगी, बहावलपुर की बारी भी आएगी, कोयटा की बारी भी आएगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, इवन ओपन लैंड्स की बात कर लें, वहाँ पर देखिए ना, जब सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में पैसा जाता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ग्रो होगा चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सिर्फ जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है वो सिर्फ डीएचए लाहौर के लिए तो नहीं किया ना, उनको पूरे पाकिस्तान के लिए।
जी। तो आपको लगता है कि इसके अलावा कौन कौन से कॉर्नर्स है जहाँ पे मार्जिन होगा? थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं कि जो पैसा एक बहुत बड़ा हाथ हमारे जो है ना मार्केट में, वो जो फॉरेन रेमिटेंस है उसका है जी है। ठीक है। अगर 100 रुपये पाकिस्तान में आता है बाहर से, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उसमें से जो मेजॉरिटी है मोर देन 80-90% जी उनका पहला जो मरकज़ होता है निगाह, मरकज़ निगाह जिसको कह सकते हैं, वो DHA होता है, ठीक। और स्पेशली DHA लाहौर। ठीक। अब हम बात करते हैं बाकी एरियाज़ की, तो बाकी एरियाज़ कैसे बेहतर होंगे, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो डिफरेंट कोनों से गए हुए हैं पाकिस्तान के। जो बंदा बाहर बैठा है वो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि यार जहाँ का मैं हूँ मैं वहाँ पे थोड़ा पैसा लगाऊँ, वो आ जाएगा। प्लस जो लोकल हमारे लोग जो अब थोड़ा वो भी एक्टिव हुए हैं, देखते हुए मार्केट चल रही है, पैसा निकलेगा। बैंकों वाला जो पैसा निकलना है ना, आप ही ने मुझे बताया था 37 ट्रिलियन रुपये जो भी बैंकों में पड़ा हुआ है, वो निकल रहा है, वो हमारे लोकल लोगों का है। वो इस तरह से बाकी एरियाज़ भी मैं देख रहा हूँ कि लाहौर के अलावा बाकी भी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतर होती नज़र आ रही। रब नवाज भी, क्योंकि लाहौर में आपकी बहुत एक्सपर्टीज़ है, आपने सारी उम्र लाहौर में काम किया, हम कभी कभार लालच में आ जाते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो आप बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक होके देखें, मुझे ये बताएं कि अगले इस फाइनेंशियल ईयर में 2026 और 27 में 9 प्रिज्म और फेज 10, एक तो मुझे लगता है कि ये बड़ी ही वॉलंटियर मार्केट है, यहाँ पे भी बड़ा मार्जिन है, बड़ा स्कोप है काम करने का। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप क्या रेट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी? जी देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे तो सबसे पहले आप उसमें देखते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म करनी है या शॉर्ट टर्म करनी है। ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा नंबर दूंगा नहीं फेज 9 प्रिज्म को। ठीक। अगर आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए लाइक 3 साल से ज़्यादा की करनी है तो फिर सबसे अच्छी जो ऑप्शन हमारे पास है वो DHL और फेज 10 है। ठीक। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि 10 की जो इंक्रीज रेशो है, जब हम सम अप करेंगे 3 या 4 साल के बाद, पहले नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसमें एक ग्राफ बनना है, अभी ऊपर भी होना है नीचे भी होना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो रेशो है वो 10 की बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू 9 या अदर फेजेस। अच्छा, ये आपका पॉइंट बड़ा लॉजिकल है, लेकिन मैं इसके ऑपोजिट सोच रहा हूँ जी कि फेज 10 की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगी। अच्छा, अभी फाइल्स है ना जी, अगले महीने को बैलेट की आवाज़ आएगी, कोई वो कह रहे हैं कि हम उसको अनाउंस करेंगे, कुछ ना कुछ मैप रिवील करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो शॉर्ट टर्म का मतलब जो मैं समझता हूँ वो तो ये है कि एकदम से मार्केट में हाइप आएगी और आपने अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो आप इमीडिएट कर लें। मुझे लगता है वो रिस्पॉन्स आपको 9 से नहीं मिल सकता, 9 तो कंसिस्टेंट चलना है जी। मतलब आज अगर 3 करोड़ की चीज़ है तो वो 3.25 पे जाएगी, फिर वो 3.5 पे जाएगी, फिर वो 4 पे जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद। फेज 10 की जो ग्रोथ है वो बड़ी दफ़ा अप एंड डाउन होगी। मतलब वो अभी आज करोड़ की फाइल है तो हो सकता है बेल्टिंग के दरमियान ही वो 1.5 करोड़ की हो जाए, तो जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा नहीं है सर। वो जो मार्जिन है ना, बिल्कुल है, वो मार्जिन उसमें एक रिस्क भी आ जाता है। हाँ, रिस्क एलिमेंट किसी जगह पे जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा गेन होगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर तो कोई इस रिस्क को अफोर्ड करता है तो बिस्मिल्लाह उसको करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में फायदा हो सकता है उसको। बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में फेज 10 जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है? सर लॉन्ग टर्म में जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो चीज़ें हैं जो आ रही हैं, बल्कि यहाँ पे इमरान भाई आपको एक चीज़ बता दूँ सर कि 1-2 दिनों के अंदर मेरी एक वीडियो आ रही है सर, जो DHA की बड़ी अहम शख्सियत DHA की तरफ से बैठेंगे 10 की लॉन्चिंग पे, उसकी प्लानिंग पे, उसके ऊपर सारी बात करेंगे और हम इंशाल्लाह मार्केट तक और देखने वालों तक उसको जरूर पहुंचाएंगे। अच्छा, वो बिल्कुल मैंने अगला क्वेश्चन ये करना था कि वो आपकी क्योंकि इंटरेक्शन भी अंदर अच्छी है। अच्छा दोस्तों, हम एक्चुअली ऑफिशियली जो है वो DHA की मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं, तो जो भाई हमारे बड़े हैं ये अनऑफिशियली और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अनऑफिशियली का वर्ड पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, लेकिन इनका इंटरेक्शन बहुत है क्योंकि ही इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ आवर मार्केट। तो ज़ाहिर है DHA ने एनालिसिस भी लेने होते हैं, आपसे पूछना भी होता है, आपसे गपशप भी करनी होती है, आपसे राय भी लेनी होती है, तो इसलिए इनकी भी बड़ी अच्छी मीटिंग्स होती हैं। हमारी डिस्कशन तो उस पर होती रहती है। थोड़ा सा कोई इनपुट ये दें कि अंदर की कोई ऐसी बात जो हमें पता ना हो या हमारे सुनने वालों या देखने वालों को पता ना हो, वो फेज 10 से रिलेटेड क्या कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है, कोई 1-2 चीज़ें शेयर करें। सर एक तो फेज 10 की जो लॉन्चिंग की खबरें हैं मार्केट में, उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह एक आधे दिन में बड़ी अच्छी खबर भी देने जा रहा हूं। ठीक है, आपके साथ हमारे चैनल में नहीं आपको रिवील कर नहीं, आपके चैनल अगली वीडियो हम आपके साथ करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो ऑफिशियल DHA के हैं उनकी वीडियो जो मेरे साथ आ रही है वो और हमारी अगली वीडियो एक साथ ऑन एयर जाए। बिल्कुल ठीक, तो उसमें सारी खबरें इंशाल्लाह आपके पास होंगी। चले इंशाल्लाह जी। बहरहाल चीज़ें जी बड़ी पॉजिटिव होने जा रही हैं और हमें अल्लाह की बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह अभी रब नवाज भाई बता भी रहे हैं कि अगला पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो रियल एस्टेट का साल है और उसमें मेजरली अगर कंट्रीब्यूशन होगी या जो क्लाइंट इंगेज होगा वो फेज़ 9 और 10 में ही इंगेज होगा। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा आप फीडबैक दें
कि रियल स्टेट मार्केट ने जब ग्रो करना होता है तो कंस्ट्रक्शन का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कंस्ट्रक्शन का क्या रोल है। देखिए बहुत सारे लोग हमारे रियल स्टेट को या प्लॉट्स की मार्केट को चले गए, प्लॉट्स की मार्केट को डिस्करेज करते हैं कि ये इकोनॉमी में रोल अदा नहीं करते। आपके जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो घर हैं, जो प्लाजाज हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा बेहतर है, प्लॉट्स में ज़्यादा बेहतर है, हाई राइज में ज़्यादा बेहतर है। आप इसको किस तरह कंपैरिजन करते हैं? सर मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि एक थोड़ी सी ये मिसकंसेप्शन है कि लोग सिर्फ प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक, देखिए इस वक्त हम एक बेंचमार्क बनाते हैं 9 प्रिज्म को। जी, 9 प्रिज्म में जो कि हम अपने हाथों से चीज़ें सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली क्लाइंट को इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों का व्यूज़ लेते हैं कि उन्होंने क्या करना है। ठीक, सर इस वक्त जो बाइंग हो रही है ना, जो दोबारा से अभी हाइप आई है, वो उसमें से 80% लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं 9 प्रिज्म में। 9 प्रिज्म। ओके, वो लोग कौन है? देखिए चीज़ें महंगी बहुत हो गई हैं। ठीक, और अगर हम DHA का कंपैरिजन करते हैं, 6 का जो प्लॉट है वो 8 करोड़ क्रॉस कर गया है, 7 में 5.5-6 करोड़ का रेट हो गया है। अब एक बहुत बड़ा तबका है जिनको 7-8 करोड़ में घर तैयार करना है। ठीक, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय 9 प्रिज्म के। वहाँ पे अच्छा प्लॉट 3.5 करोड़ का है, 2.5 का भी मिल जाता है। 80% जो प्लॉट बिक रहे हैं वहाँ पे वो एंड यूज़र ख़रीद रहा है। और जो अंदर की खबर मैं आपको दे दूँ यहाँ जाते जाते, इस 9 प्रिज्म की जो ड्राइंग्स जमा हो रही हैं DHA में जी, और जो जमा हो चुकी हैं, जो कि अभी पास होने के मराइल में है, और DHA ने कंस्ट्रक्शन रोकी हुई ड्यूटी रेनी सीज़न जैसे ही बरसात ख़त्म होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन ड्राइंग्स की तादाद को देखते हुए एक चीज़ परसेंटेज बता दूँ कि इस वक्त DHA लाहौर की जितनी ड्राइंग्स या नक्शे जमा हो रहे हैं उसमें 90% फेज 9 प्रिज्म के। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ठीक, 500 नक्शा पास हो चुका है। अच्छा, माशाल्लाह। 500 ड्राइंग्स पास हो चुकी हैं, ओके, जो कि अभी डिमार्केशन की प्रोसेस में चल रही हैं, सिर्फ बरसात की वजह से रुकी हुई है। और तकरीबन 1000 के करीब जो ड्राइंग्स हैं वो इस वक्त सबमिटेड हैं और वो अप्रूवल के मराइल में है। ओके, ओके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अब देखें, इसमें सर 2000 बंदा जो है जो घर शुरू करने लगा है, इसमें बिल्डर तो एक भी नहीं है। ये बड़ी पॉजिटिव बात है। ठीक है, सारे अपना घर बनाने वाले हैं। तो इसलिए जब प्लॉट बिकते हैं और उसमें ज़रूरत होती है घरों की, देखिए हाउसिंग की शॉर्टेज हमारे पास हमेशा से रहती है, हमेशा से रहती है। ठीक है, जब प्लॉट बिकता है और घर बनाने बंदा आता है तो उसमें 40 के करीब हमारी लोकल इंडस्ट्रीज एंगेज होती हैं। ठीक, तो हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह के घर से उम्मीद करता हूँ अगले 2-4-6 महीने में बड़ी अच्छे तरीके से वो चलने जा रही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं उस क्वेश्चन को ज़रा किसी और एंगल से करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 2 करोड़ रुपया है जी, वो 2 करोड़ रुपया मुझे किसी फाइल में लगाना चाहिए, किसी प्लॉट में लगाना चाहिए, या मुझे किसी ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग में लगाना चाहिए जिसमें मुझे रेंटल भी आता रहे और साथ मेरी प्लॉट की उसकी घर की या फ्लैट की या कमर्शियल की जो है वो प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलती रहे? सर इसमें 3 चीज़ें हैं। आपने अपार्टमेंट का जिक्र किया, वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, आप ले लें 2 करोड़ का लिया है, उसमें बहुत ग्रोथ होगी ना, तो हमारी जो नेचुरल ग्रोथ रेट है वो है 10%। ठीक, जो कि अपार्टमेंट में इतना कभी भी नहीं हुआ। ठीक, कमर्शियल्स में होता है, रेजिडेंशियल में होता है, उसमें ग्रोथ कम हो जाएगी लेकिन आपको मंथली पैसे आएंगे। ठीक, ठीक है सर। इसी तरह अगर आप उसको फेज 9 प्रिज्म में लगाते हैं, उसमें आपको मंथली इनकम नहीं है जी, लेकिन उसकी ग्रोथ, अगर 2 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो साल बाद 2.5 करोड़ का, जिससे मुझे कोई शक नहीं है, ठीक, तो उसकी परसेंटेज ROI निकाल लें, अपार्टमेंट की ROI निकाल लें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरे नंबर पे आप कहते हैं 2 करोड़ मैंने लगाना है और अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है। उसके लिए फिर आपको छोटा यूनिट DHA में छोटा प्लॉट लें, उसके ऊपर घर बनाएं, वो दोनों पर्पज़ आपके पूरा करता है। आया आपने रेंट आउट करना है या खुद रहना है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि हम उसको कंस्ट्रक्टेड भी कर लें, उसमें देख लें हमने किस तरह उसको यूटिलाइज करना है, उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपने उसको मंथली भी अर्निंग के लिए करना तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, फेज 10 की जो पॉलिसी आ रही है ना आगे, जो पहला फेज अभी शुरू होने लगा है, जिसका कि मैं उम्मीद करता हूँ 3 साल बाद पोजीशन DHA हैंड ओवर कर देगा। वहाँ पे एक प्लॉट के ऊपर आप 3 बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 4 यूनिट बना सकते हैं। उसमें आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि अगर आज आप 10 मरले का प्लॉट लेते हैं जो कि वहाँ पे इस वक्त बिलो 60 है और आपको पोजीशन के पास आके उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो जितना जगह आपको अपनी रिहाइश के लिए चाहिए वो रखें, बेसमेंट और ग्राउंड 1 यूनिट रखें और ऊपर 2 यूनिट इंडिपेंडेंट सेल कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। वो ये इसमें लास्ट टाइम भी हमारी से बात हुई थी, आपने इसको वेरीफाई किया? जी मैंने वेरीफाई किया सर। वो कहते हैं कि जी आप फ्लोर वाइज उसको बेच सकते हैं। सर ये जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ ना, उस मीटिंग में आप थे, शायद आपको याद नहीं है, मैं था।
PD 10 थे। नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्किंग को उस नतीजे पे लेके जाना है कि जिसमें प्रैक्टिकल भी हो ना वो। जी, उसके लिए असल में ये चीज़ें अभी क्यों डिस्कस हो रही है। हाँ, देखिए, जब आप एक कनाल के घर को हम यूनिट बनाते हैं। मैं इससे पहले मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि इन्होंने फेज़ 5 ऑनवर्ड जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उसको फ्लोर वाइज बेचने की परमिशन है जी। अभी तक आपके नॉलेज में कुछ तरह के केसेस आए हैं कि जो ट्रांसफर हुए हैं? सर, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। नहीं, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उसमें टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। जी। मुझे पता चला कि CCA 2 में 2 दिन एप्लीकेशंस गई जी। कि जिसमें फ्लोर वाइज इन्होंने इतनी एडिचेस डाल दी, एडिच इतनी डाल दी उसमें कि आज इसको ऐसे करें, सीढ़ियों को यहाँ पे लेके जाएं, लिफ्ट को ऐसे लेके जाएं, उससे परमिशन लें, इससे परमिशन लें। मतलब वो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि वो लोग डिस्करेज होना शुरू हो गए। अदरवाइज उससे पहले लोग जो सस्ते एरियाज़ थे, जो कमर्शियल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जो सस्ते थे, वहाँ पे लोग प्लान ये कर रहे थे कि हम प्लॉट लेते हैं, हम उसमें 8 मरले का एक 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं और हम स्टोरी यार निकाल के, मतलब कहने का मकसद ये है कि हम वहाँ पे अगर 12 करोड़ लगाएंगे तो हम 16, 17 करोड़, 18 करोड़ निकाल लेंगे। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कमर्शियल का एक स्टेट बिल्डिंग को लेके चलना आसान था बनिस्बत घर, क्योंकि घर में एक फ्लोर पे 10-10 फैमिली मेंबर कई दफ़ा रह रहे होते हैं ना, उसमें बहन भाई रह रहे होते हैं, सारा कुछ। तो वो 4 फ्लोर्स पे जब आप जाएंगे तो वो टेक्निकली और लीगली चीज़ों को कैसे लेके चलना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ। असल में जो आपने बात की कमर्शियल प्लाजाज की, उसमें मेरी बड़ी दफ़ा बात हुई अंदर लोगों से, अथॉरिटीज से। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो जो इस वक्त एड्रेस हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। ये जो चीज़ें आप कह रहे थे ये सारी की सारी एड्रेस हो चुके हैं, इनके हल निकल चुके हैं। ठीक। सबसे जो बड़ा मसला था ना उसके बायलॉज में, वो ये था कि ऊपर के जो 5 फ्लोर हैं या 4 फ्लोर हैं, उसके हर किस्म की एक्टिविटी की जिम्मेदारी भी ग्राउंड फ्लोर वाले की होगी। ठीक ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर खरीदा है, मेरे ऊपर 5 लोग और हैं अलहदा, तो मैं उनकी जिम्मेदारी क्यों उठाऊँ? हाँ, ठीक बात। इस चीज़ पे आके चीज़ें रुकी हुई हैं, इस पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। DHS पे लगा हुआ काम कर रहा है। अब मैं आता हूँ 10 की तरफ। देखें, 10 में इस स्टेज पे ये बात डिस्कस क्यों हो रही है, ठीक, कि जी हम उसको यूनिट बनाएंगे। इस स्टेज पे इस वक्त इसलिए बात डिस्कस हो रही है कि अभी उसकी डेवलपमेंट शुरू होनी है। हम 1 कनाल के यूनिट की अगर बात करते हैं पुराने फेजेस में, पहले वाले में, जिसमें कि मैक्सिमम 3 फ्लोर होते हैं, उसमें अगर मिसाल के तौर पे 10 लोग रहते हैं, ठीक, जब उसको 2 फ्लोर बढ़ा देंगे तो वो लोग हो जाएंगे 30, ठीक, या 20 हो जाएंगे। उसी तरह आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी बढ़ जाएंगी, पार्किंग स्पेसेस भी आपको चाहिए होंगी। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए DHA ने अभी से इसलिए बात की कि जब ये डेवलपमेंट शुरू करेंगे ना, तो एक यूनिट में 10 लोगों की बजाय 30 लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अंडरग्राउंड सर्विसेज, सारी डेवलपमेंट प्लानिंग इस तरह से वो करेंगे। ओके, बहरहाल मुझे अभी भी ये इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह करे, क्योंकि वर्किंग, ये आपकी बात सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ साल, 2 साल या 3 साल, देखें अभी तो कंस्ट्रक्शन होनी है ना, तो अगर उससे पहले अभी से ये चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है किसी ना किसी स्टेज पे ये पहुंच जाए किसी रिजल्ट पे। सर, इन चीज़ों पर वर्किंग हो रही है। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक इसमें आप एक एडवाइस भी दें और एक चीज़ों को गाइड भी करें कि हमारे कारोबार में, मुझे ऐसे अक्सर सुनने में मिलता है कि एथिक्स नहीं है हमारे रियल एस्टेट में। आपके ख्याल में कि कारोबार में कितना एथिकल होना चाहिए और एथिक्स की डेफिनेशन क्या है कि हमें अपने कारोबार को लेके कैसे चलना चाहिए? बड़ी ये हमारे यंग यूथ के लिए मैं बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए सर, इस वक्त सबसे जो बुनियादी चीज़ है ना यूथ के लिए, आप काम शुरू करें, अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन समझें। हमारे प्रोफेशन में सबसे जो नेगेटिव बात है ना, वो ये है कि हमारे जो यंगस्टर हैं, इवन पहले वाले लोग भी, मैं माजरत के साथ, बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन ही नहीं समझा। जी। उसकी मिसाल ये है कि मार्केट चली, उबर वाली गाड़ी चला रहे थे, बेची, फिर आ गए, रुकी, बंद किया, वापस कोई और काम करने चले गए। सबसे पहली बात तो ये है, ये भी एथिक्स में आता है कि वंस आपने एक बिजनेस शुरू किया है उसको आप पूरा टाइम दें। देखें, हमारी मैं सराइकी ज़बान में एक मिसाल है कि पत्थर भी एक जगह पड़ा रहे ना तो एक टाइम पर उसका एक वजन बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप जितने उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे अपने काम में, सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है। दूसरे नंबर पे आपकी जो कमिटमेंट है, जो क्लाइंट के साथ कमिटमेंट है। देखिए, आप ये पहले मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था, फिर हमारा क्वेश्चन कोई और आ गया। आपका जो क्लाइंट है ना, उसको आप बेशक महंगी चीज़ ले दें, ठीक, लेकिन सो चलो एग्जैक्टली कमाए पैसे, आप चीटिंग ना हो, सुचल चीज़ हो, बिल्कुल जो आपने देनी उसको दी है, वो सारी ज़िंदगी आपको याद रखेगा। बिल्कुल ठीक। अगर उसमें कोई फ्लॉ होगा, कोई लुकुन्ना होगा, कोई चीज़ आपने छुपाई होगी जो बाद में आएगी, तो वो कभी भी आपकी तरफ दोबारा ना आएगा, बल्कि 10 लोगों को आएगा, यार फलां बंदे से काम किया था, उसकी तरफ ना जाना।
बिल्कुल ठीक। जबकि आपने उनको महंगी चीज़ बेची, आपने पैसे भी कमाए, कमीशन भी ली, सब कुछ किया, चीज़ जो चल दी है ना, तो सारी ज़िंदगी लोगों को कहेगा यार प्लॉट लेना है, बेहतरीन बंदा, चले जाएं उसके पास। ये आ गया। ये हमारे यूथ के लिए मैं पैगाम दे रहा हूँ। सबसे बड़ी इस पर जो प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है, अब मतलब आपके मेरे मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मेरी 3000 फैमिलीज हैं जो मेरे साथ रिपीटेडली काम करते हैं, 30,000 फैमिलीज। अब ये तीसरी जनरेशन आ गई है उनकी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। होता क्या है कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी आई, मैंने आपको ऑफ़र की, किसी और दोस्त को ऑफ़र की, वो प्रॉपर्टी वो लोग किसी नए बंदे के थ्रू बेचते नहीं है, बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरी डील ख़राब कर देते हैं वो लोग। प्रॉपर्टी बाहर निकली, उन्होंने ठग करके फ़ोन किया और वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल ऐसे ही। 2 करोड़ की चीज़ का उन्होंने 2.5 करोड़ लगा देना। मुझे क्लाइंट ने कहना यार किसी बंदे का फ़ोन आया, इसे तो 2.5 करोड़ कह रहे हैं। ठीक है। अब वो 2.5 को पहुँचता नहीं है, 2.25 में जाके पैसे दिया है, उसके पास क्लाइंट नहीं होता। बिल्कुल ठीक। वो फिर टोकरे में रखेगा और मार्केट में चल पड़ेगा। ठीक। उसके बहुत बुरे असरात है। अगर तो चीज़ बिक गई तो ठीक है, ना बिकी तो क्लाइंट खराब हो गया। दूसरा इम्पैक्ट ये आता है कि एक बंदे ने इस तरह की 6 मिसकमिटमेंट कर ली और उन्हें फिर मार्केट एक रौला पाता। ठीक। उससे ये लगता है कि यार मार्केट नहीं चल रही, क्लाइंट ही नहीं है, बस उसके बाद 6 प्लॉट है, उसके 10 नहीं बिक रहे, उन्होंने बयाने की तरह फंस गए, मर गए। उससे मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और आगे आपका कैरियर भी नहीं बनता। अब मैं तो कहता हूँ कि मेरा ये काम है ना सर, मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों को ट्रांसफर करके जाऊँगा अपना ये काम। बिल्कुल ठीक। और किसी को तारुफ कराया कि हमारा बाप ये रियल एस्टेट का काम करता था, तो लोग उनको पहचाने। बहुत अच्छी बात, ये मेरे इसके ऊपर पॉइंट। इसमें बड़ी अच्छी बात है। मुझे बयाने की बात भूल गई थी। आपने पिछले दिनों हमारी मार्केट के बड़े दोस्तों को लताड़ा है बयाने पे भी जी कि जी ये बयाना करते हैं और इन लोगों से बचें। और जी कारोबार की एक तो डेफिनेशन बताएं। मुझे ऐसे लगता है जी कि मैं आपसे एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ जी और मैं आपसे जा कहता हूँ कि रब नवाज भाई ये आपका मेरा प्लॉट 3 करोड़ में डन हो गया, ठीक है, इसका मुझसे आप 50 लाख रुपया एडवांस ले लें, डन। 4 हफ्ते बाद मैं इसको ट्रांसफर करवा लूँगा। मैं सर काले चोर को बेचूं जी, मैं इसमें से 1 रुपया कमाऊं वो भी मेरा है, मैं इसमें से 2 रुपया लॉस करूं वो भी मेरे हैं, मैं ये पेमेंट देने का आपको पाबंद हूं जी, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है सर। ये है जेन्युइन काम जी। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आप कर रहे हैं, जो मैंने की थी। ठीक। ठीक है सर, आपने बयाना किया सर, आपके पास पेमेंट नहीं है, आपका प्लॉट नहीं बिका। नहीं, ये कौन डिफाइन करेगा? मैं बताता हूँ, मैं एंड पे चला गया हूँ ना जी। आपने प्लॉट ले लिया, ओके, लिखवा लिया, ठीक, 50 लाख रुपए दे, ट्रांसफर टाइम आया, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास गाहक नहीं है। ठीक ठीक। उस वक्त जो लोग करते हैं ना, लोगों को ब्लैकमेल, ठीक, एप्लीकेशन दी, कोर्ट में चले गए, स्टे लगवा दिया, बंदे को थ्रेट किया, ये है 2 नंबर काम। ठीक ठीक है। मेरा ये मशवरा है उन दोस्तों को जिनके पास पेमेंट नहीं होती और ये काम उन्होंने करना है। देखें, कारोबार है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का नाम। रब नवाज भाई इसको मैं आपको सर थोड़ी सी कंप्लीट कर दूं, थोड़ी सी एक पॉइंट और है। आपको पैसे नहीं है जी, आप बंदे तक आके हाथ जोड़ लें कि सर पैसे कोई नहीं, तुम मारने मार लो, देने ने दे दो, मेरा कोई मुतालबा नहीं। ठीक ठीक, ये काम ठीक है। अच्छा, नहीं, मैं इससे अगली बात करने लगा हूँ। आपके पास मैं आया जी, मुझे आप जानते हैं पिछले 20 साल से जी, मैं कहता हूँ रब नवाज भाई आपने मेरे अंदर तो जाके नहीं देखा होगा ना, मेरे पास पैसे आए नहीं है, मैं आपको गारंटी देके भी चला गया। ठीक है। उस मौके पे डील मैच्योर तो आपने करनी है ना? बिल्कुल करनी है। अब अगला बंदा आपको तंग करना शुरू कर दिया, उसमें 2 चीजें हैं ना, हो सकता है वो आपको टाइमली पेमेंट दे दे जी, हो सकता है वो एंड टाइम पे आके आपको खराब करे। लेकिन बात ये है कि वो पहले डिटरमिन तो हम नहीं कर सकते ना। हम एक बंदा को क्लाइंट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपकी वीडियो मेरे क्लाइंट ने सुन ली है, उसका मेरे साथ एक ट्रस्ट बना हुआ था, उसने सुन ली है, अब वो मुझे कहता है कि यार ये बड़ी पते की बात की इमरान साहब, मैं तो उन बयाना साइन नहीं करना, तो इसका मतलब क्लाइंट खराब हो गया। हालांकि मैं कमिटेड भी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे भी पड़े होंगे, अब मैं जाकर उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट तो नहीं दिखा सकता ना। तरीकाकार मुझे जो लगता है वो ये होना चाहिए कि बयाना इज ए लीगल पेपर। जी बिल्कुल। आपकी 2 करोड़ की चीज है या 200 करोड़ की चीज है या 2000 की चीज है, उसमें आपके शुरू में एक डॉक्यूमेंटेशन तो साइन होती है ना। बिल्कुल होती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बयाना होल्डर को डिस्करेज करना चाहिए। सर टोकन देके मुझे ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं हमारी मार्केट में जो 2 लाख रुपए टोकन देके भी क्लाइंट को फंसा के आ जाते, बयाना नहीं करते वो। 2 लाख टोकन सर, वेरिफिकेशन साइन हो रही है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, एंटी सप्लाई हो रहा है, वो फिर महीना 1.5 महीना निकाल लेते, तो खराब तो किसी ने किसी सेंस में हुई ना। लेकिन आपने जब उसको कैटेगराइज कर दिया ना स्पेसिफिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का बिजनेस उसमें डैमेज हुआ, क्योंकि आपकी एक व्यूअरशिप है, आपको लोग देखते हैं, सारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने स्पेसिफिक एक, बल्कि आपने वर्ड माफिया का यूज किया था जी, तो वो आपने एक टारगेट कर दिया कुछ लोगों को कि यार ये लोग हैं, उसमें जो अच्छे लोग थे ना सर वो ही मारे गए उसमें। थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं माफिया और ओरिजिनल में। सर आप डिफाइन कर नहीं सकते सर। मैंने अपनी वीडियो में ये जो आप कह रहे हैं ना एग्रीमेंट साइन करने वाली, ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप एग्रीमेंट साइन ना करें सर।
बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। मैंने वो वीडियो बनाई थी अपने डीलर भाइयों के लिए। ठीक है, आपका क्लाइंट है, आप किसी को प्लॉट दे रहे हैं, आप कोशिश करें उसको, अपनी पूरी कोशिश करें कि वेरीफाई कर लें, चीज़ें चेक कर लें कि आपका क्लाइंट ख़राब ना हो। ठीक है, देखिए अगर तो वो 50 लाख बयाना दे के और प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जो माफिया का लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो मैंने डिफाइन किया, कमिटमेंट एंड मिस कमिटमेंट, 2 लफ्ज़ है। आप बयाना छोड़ देना, बात लंबी, आपसे नहीं बिका। मैं सर कहता हूं कि मैं एक बंदा किसी के पास भी जा रहा है जी, मैं उसको पहले दिन डिटरमिन नहीं कर सकता उसको किसने पेमेंट करनी है। सर हमने नहीं करना, पहले दिन से तो मैं आगे चला गया, मैं तो एंड पे आप तो आखिरी दिन पे चले गए ना। मैं कह रहा हूं सर वो पहले दिन ही मारा गया वो कहते नहीं यार बयाने ठीक नहीं होते। सर पहले भी बहुत सारे लोग क्लाइंट ऐसे हैं जो बयाना साइन नहीं करते। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने 2 नंबरी करनी तो वो टोकन में खराबी कर देना। देखिए उन्होंने सिर्फ मेरे कहने पे नहीं, जो हमारे आर्मी अफसर हैं जिनको प्लॉट अलॉट होते हैं, वो प्लॉट बेचने से पहले सबसे पहले किससे मशवरा करते हैं? ऑब्वियसली रियल एस्टेट एजेंट से मशवरा करना होता है ना, इससे पहले हमारे पास बाद में आते हैं। हाँ, डीएचए से। जी हाँ जी, ये सबसे पहले डीएचए, ये बात डीएचए करता है उसके साथ। नहीं डीएचए सर मैं आपको बताऊँ, डीएचए में भी अब हमारा तो डेली बेसिस इंटरेक्शन है ना। डीएचए 2 चीज़ें कहता है, ऑफिशियल भी और अनऑफिशियल भी। नंबर 1 वो ये कहता है कि यार जो डीएचए के साथ रजिस्टर्ड है आपने उसके अलावा तो किसी से काम नहीं करना। ठीक है, नंबर 1 पास जाएंगे। नंबर 2 वो कहता है कि लीगल डॉक्यूमेंट जरूर साइन करें। अच्छा, जरूर का वर्ड वो क्यों यूज करता है? वो कहता है कि यार कल को जो आपने जिसके साथ बयाना साइन किया होगा ना, कम से कम हम उनको बुला सकते हैं किसी तरीके से। जब आपने सिर्फ एक 2 लाख की रसीद साइन कर दी ना, तो और आपने वहां पे फंस गए, उसका क्या हुआ कि उन्होंने कहा पीछे कौन बंदा है ना, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो उसमें जब आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन होगा ना, तो कहेंगे कि जी ये रब नवाज साहब के नाम पहचाना हुआ वो मैं अगर बेचा होगा तो वो मुझे नहीं, वो कहेंगे यार रब नवाज साहब को बुलाएं, भजन वो आपने कोई घपला गुपला तो नहीं किया हुआ, तो उसमें अगला बंदा ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें। सर आपके तवज्जो से मैं बात क्लियर कर दूं, बयाना एक लीगल डॉक्यूमेंट है सर, बिजनेस का हिस्सा है, हमारी मार्केट पे चलने में बड़ा उसका किरदार है, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ अपने डीलर भाइयों के लिए कि कमिटमेंट एंड मिसकमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट तो सर मैंने कहा ये उसका डिफरेंस जो है ना आप खुद समझे। देखिए आपसे नहीं बिका, आपने 2 करोड़ रुपए पहले कमा के बैठे हुए, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, नहीं बिका, माजरत कर लें भाई, माजरत कर लें, इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ दें। हाँ ठीक बात है। कोर्ट में जाना, थ्रेट करना, एप्लीकेशन देना, इस तरह के ये गलत है, ये इस तरह के केसेस हैं। मैं इस चीज को एड्रेस, आप तो एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है सर, आपके पास रोजाना आर्बिट्रेशन कमेटी में केसेस आते हैं, ये केसेस आते हैं, लोग ब्लैकमेल करते हैं, फिर हम उनको दूसरे एंगल से कुछ ना किसी तरीके से लेके चलने की कोशिश करते हैं कि उसमें मतलब हम उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करवाएं कि यार तुम ज्यादती कर रहे हो, और क्लाइंट एंड को भी प्रोटेक्ट करें हम इस तरीके से। अच्छा, अभी हम सर थोड़ी सी जरा सियासत को टच करते हैं, डिस्कस करते हैं। जी वेलकम सर। आपको सर आजकल सियासत का बड़ा शौक आ रहा है, तो कोई सियासत में आने का कोई है सर इरादा? कोई अगला इलेक्शन हमारा डीएच एसोसिएशन का कोई लड़ने का इरादा? सर आप लड़वा देंगे तो मैं लड़ लूंगा। हाँ तो आए ना सर। अच्छा सर, मैं ये मजाक ऑन एयर कह रहा हूँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये मजाक की बात थी। देखें सर, मैं प्योर बिजनेसमैन हूँ सर, मेरी तवज्जो, मेरी पूरी की पूरी अटेंशन जो है अपने कारोबार की तरफ है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। बीच में आपने मुझे किसी जगह पे किसी इवेंट में देखा हो, कहीं भी किसी चीज़ में हिस्सा लेते देखा हो, किसी के दफ्तर में ज़्यादा आते जाते देखा हो, मुझे बता सकते हैं। देखें मैंने जो ये सिलसिला शुरू किया है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डीलर कम्युनिटी, बेशक मेरी मुखालफत भी करे लेकिन मेरी कम्युनिटी है, उसकी अवेयरनेस के लिए, लोगों को चीज़ें बताने के लिए कि यार ये जो चीज़ें हैं इसको इस तरह, मेरा मकसद है अपना पैगाम पहुंचाना। किसी ने उसका असर लेना है, अगर वो ठीक समय तो उसका असर ले, नहीं लेना उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपना ये काम करता रहूँगा। और हाँ, अभी जो इलेक्शन हो रहा है दिसंबर में, जी इंशाल्लाह, दिसंबर में जो इलेक्शन है उसमें अपना एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार मैं ज़रूर अदा करूँगा। तो यही सियासी काम होता है ठीक सर। लेकिन तो मैंने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं लेना। रब नवाज भाई, आपका जो इमेज है मार्केट में बहुत पॉजिटिव है जी, आप दोस्तों की हेल्प भी करते हैं जी, कोई हर्ज नहीं है कि आप फ्रंट फुट से आके लीड करें। और दूसरी बात ये है कि जब आप एसोसिएशन को आके लताड़ते हैं इतना आके, आप कहते हैं कि यार ये भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, ये भी ठीक करें, तो जब जंप इन होंगे तो सर आपको थोड़ा सा अंदाजा तो होगा ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि उसके बाद जो बातें मैंने की, एसोसिएशन को लताड़ा बकौल आपके, एसोसिएशन की बेहतरी हुई या नहीं हुई? नहीं, बेहतरी अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, जो जब भी क्रिटिसाइज होता है ना, मुझे ऐसे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग, और अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है और उसको चीज़ें इंप्रूव करने का भी अगर,
तो क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में अगर किसी ने कोई बुरी बात की है तो शायद मैंने, कोई आपको ज़्यादा पंप करता है, कोई आपको ज़्यादा खुशामद करता है ना, वो शायद बंदा आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता जो दोस्त आपको क्रिटिसाइज करता है, जो आपकी गलती को, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म, आपके क्रिटिसिज्म के बाद हो सकता है हमें इंप्रूवमेंट आई हो जी, ठीक है, हमने बेहतरी की हो, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी तो उस पॉकेट में आके देखिए। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, आपने मुझे सजेस्ट कर लिया, मैं कूद पड़ा। मेरी नीयत ये है पहले दिन से ये, मैं अपने दिल के दिल से अपने साथ एक हलफ दे के निकलता हूँ कि मैंने ये काम कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करना है, ठीक, और मैंने उनकी वेलफेयर करनी है। इस वक्त मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपको लोगों में शुमार इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है सर। आपने इस काम को इतना मुश्किल कर दिया है कि मुझे बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है, मुझे ये बताएं कि जब मैंने वेलफेयर करनी है अपने 1100 मेंबर्स की, डीएचए के साथ बात करनी है, अथॉरिटीज़ के साथ बात करनी है, तो मैं उस इलेक्शन को लड़ने के लिए अपनी जेब से 5 करोड़ रुपया क्यों लगाऊं? मैंने सर एक और सेंस में मुश्किल कर दिया, मैं आपको बताऊं। मैं सीरियसली आपको, मैं एसोसिएशन के बिहाफ पे भी कह रहा हूं और आई एम श्योर इसको मार्केट भी एक्नॉलेज करेगी कि मैं पिछले 1.5 साल से 5 दिन में 5 वर्किंग डेज है ना डीएचए के, उसमें 4 दिन मैं कम से कम डीएचए जाता हूँ 2-3 घंटे। जी आप होते हैं। अच्छा, मैं टाइम भी देता हूँ वहाँ पे। तो ये भी तो मैंने मुश्किल किया ना कि सर पिछली तेजी में हो सकता है कि 1 महीने में मैं 50 प्लॉट बेचता हूँ और अभी अगर मैंने 5 प्लॉट बेचे हैं तो इसका मतलब है मैं अपने कारोबार भी सेक्रीफाइस किया। मैंने सबसे पहले क्लियर किया कि मैं आपको इसमें आपको नहीं इसमें मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एज ए एसोसिएशन, हम एज एसोसिएशन हमने वो भी तो मुश्किल किया। हमने टारगेट अगली वाली आने टीम के लिए भी तो सख्त कर दिया है ना कि अगर वो डीएचए में टाइम नहीं देगा तो हमारी कम्युनिटी तो देख ही रही है ना, वो कहेगी हाँ यार पिछले 200 टाइम देते थे। देखिए काम कई दफा हो जाता है किसी का, कई दफा काम किसी का नहीं होता, लेकिन कम से कम आपकी प्रेजेंस तो हो ना वहाँ पे, कोई सुनने वाला तो हो ना वहाँ पे। तो हमने उस सूरत में भी टफ टाइम दिया है, थोड़ा सा काम मुश्किल किया है। दूसरी बात जो आपने की ना सर, इसका मुझे ऐसे ज़ाहिर तौर पे लगता है कि नियर फ्यूचर में तो कोई हल नहीं है। हमने एजीएम में ये चीज़ अप्रूव करवा ली है कि एक इवेंट सिर्फ होगा। ये बहुत अच्छा काम हम तो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से चीजों को बेहतर हो। अब अगर बंदा रोज सर अपने दफ्तर में बुला के 100 बंदे को खाना खिला रहा है तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको आप अलग रखें ना, इलेक्शन के लिए कंपलसरी ना करें। कंपलसरी नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ सर हम लोगों में, मतलब मैं एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहे हैं। जो भी लोग इस काम में आते हैं कहें यार अपना पैगाम देना लोगों को। ठीक है, आपके फोरम पे यहाँ पे आके बैठे हैं 2 उम्मीदवार, बताएं कि जी हमारा ये प्लान है, ये प्रोग्राम है, हमने ये करना है, लोगों को सुनने दें, लोग फिर डिसाइड करें। देखिए अगर वेलफेयर, अगर तो 5 करोड़ का 50 करोड़ बनाना है फिर तो ठीक है जी, जिसके कि मैं हक में नहीं हूं। आपको लगता है लोगों ने बनाया? बहुत सारे लोगों ने बनाया सर। मसला भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू मैंने किया, आपने सुना होगा, उसके ऊपर बड़ा मार्केट ने अप्रिशिएट किया है और दोस्तों को तकलीफ भी बड़ी हुई है जो उनके साथ मिले हुए थे। अच्छा, जिन्होंने मिल के काम किया, वो आपके सामने है सर। वो कहाँ से कहाँ चले गए, उनकी एसेट आप देखें। आज उससे उनको बुला लें, अपने फोरम पे बुला लें कि जब आप इलेक्ट हुए थे उस वक्त आप क्या थे और आज आप क्या हैं। उस प्रेसिडेंट के टैग के बाद आपने कितना माली फायदा उठाया, उनसे बुला के पूछें आप। देखिए आप भी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ। अभी तो खैर आप वाइस प्रेसिडेंट है, आप वोटर नहीं है। मेरा ये हक है कि इमरान साहब मैंने आपको सपोर्ट किया था। बिल्कुल ठीक। आप जब अच्छा उन दोस्तों को बड़ी तकलीफ हुई है, मुझे तो उनका पास्ट बड़े पीछे से पता है। बिल्कुल ठीक। जब वो मेरे अंडर काम करते थे तो उन्होंने किसी जगह पे किसी फोरम पे बात की कि जी मैं इनका कुछ शिकर्द नहीं हूँ, बस हम कुलीग हुआ करते थे। तो ठीक है भाई, आपकी अपनी स्टैंडिंग है। लेकिन जो ठीक बात है, देखें 1100 अभी इस वक्त हमारे कोई 10,000 करीब डीलर नहीं। अच्छा उसमें सर, उसमें पता क्या लगता है, ये बात ठीक है, उनके एंड से जाती हूँ और हो सकता है कि मैं भी विक्टिम हूँ जी। मैं नाम ले लेता हूँ। आप विक्टिम हैं या नहीं? मैं विक्टिम हूँ, मैं बिल्कुल, मैं आपको ऑनर बता रहा हूँ, मैं विक्टिम हूँ। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे प्रोग्राम में भी है, अबू बकर भट्टी साहब आए हुए हैं और उन्होंने कैमरे पे आके कहा था कि जी मैं मार्केट में किसी का देनदार नहीं हूँ। लेकिन मुझे एज ए होस्ट ऐसे लगता है कि मुझे अगले दिन वीडियो डाल के ये किसी को नहीं करना चाहिए कि जो उसका विक्टिम है वो मेरे पास आए, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, वो मुझे लगता है कि किसी गेस्ट के साथ ज्यादती है। ठीक है, अगर उन्होंने किसी का 1 रुपया देना है या उन्होंने 1 करोड़ देना है या 50 करोड़ देना है, उसने आके आपके वीडियो में एक बात कर दी, आप कोई भी बात करेंगे, ठीक है, हो सकता है वो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग उसको नेगेटिव ले जाएं। जी ठीक है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना, आप बात कर रहे हैं जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो अगले दिन जो आपने वीडियो डाल के एक वो गमा गमी, मैं इसको सियासी, इसलिए मैंने सियासी का वर्ड यूज किया कि आप अब सियासी हो गए हैं ना। एक बिजनेसमैन की अप्रोच में और एक सियासतदान की अप्रोच में थोड़ा सा फर्क होता है, वो चीजों को लेकर चलता है। तो उस सेंस में मुझे लगा कि आपको वो शायद वीडियो नहीं बनाने चाहिए जिसमें आपने लोगों को वेलकम किया, आपने कहा जी आप आए, और हम जो है ना उसके बाद फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वो बात मुनासिब है ही नहीं। जी बिल्कुल। और वो सेम बात जो आपके चैनल में की थी, वो उसने
वो भाई ने मेरे चैनल में भी की हुई है। ठीक है, उसने कह दिया, लोग उसको रिस्पॉन्ड पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव करते हैं, वो उसकी मर्जी है। सर वो मिस्टेक थी मेरी सर, मुझे अगले दिन ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात करके मैं फंस गया। मैं किसी के प्रेशर की वजह से पीछे नहीं हटा, ठीक, मैं फंस गया, बेशुमार लोग आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा भाई मेरा कोई आर्बिट्रेशन कमेटी का तो काम है कोई नहीं, मैंने एक बात कर दी है, वो आर्बिट्रेशन कमेटी आप जाएं उसके पास, हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि 15 दिन महीने बाद आर्बिट्रेशन कमेटी के चेयरमैन को दावत देंगे, उनको खाना खिलाएंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, सर आपके पास कितने केसेस आए हैं और आपने क्या फैसला किया है, बजाय किसी इंडिविजुअल को वेट करने के। वो मेरी गलती थी। उसके बाद मैंने उन लोगों को ये जवाब दे के उस चीज़ से मैं विड्रॉ कर गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ये मेरी एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं, आपने ठीक जवाब दे दिया, और ये बात भी ठीक है कि आपने कई दफ़ा आपका कोई भी जवाब, कोई भी आंसर बड़ा पॉजिटिव चला जाता है, आपका इमेज बड़ा पॉजिटिव चलता है। कई दफ़ा क्या होता है कि वो किसी बात से, लेकिन उसका जवाब दे वो आपका गेस्ट ही है, एग्जैक्टली, वो आप है नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने कहा कि जी बहुत सारे, मैं अब आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका पता नहीं जवाब आप क्या देते हैं। मोर देन वेलकम। आपने ख्याल में कि प्रेसिडेंट की बात की जाए तो मेजर वसीम वाज अ गुड प्रेसिडेंट और ज़िशान भट्ट इज़ अ गुड प्रेसिडेंट? सर हम इसको मैं अगर नंबर वाइज बात करूं तो मैं नंबर 1 कहूँगा मेजर वसीम को, ठीक, नंबर 2 ज़िशान भट्ट, ठीक, नंबर 3 पे कोई नहीं है। ठीक, नहीं, अब तो हम बात ही दोनों कर रहे हैं। नंबर 3 पे नहीं, प्रेसिडेंट तो बड़े आए। नहीं, तो मैं बात दोनों कर रहा हूँ ना, मैं तो बात, अच्छा चले एक और लेकिन मुश्किल सवाल है वैसे। ज़िशान भट्ट का मैं आप क्लियर कर दूं, एक और मुश्किल सवाल कर दो। अच्छा, ज़िशान भट्ट का पहले। ज़िशान भट्ट अच्छा आदमी है जी, वो बात सुनता है, नेगेटिव पॉजिटिव को समझता है। मैंने उसके ऊपर भरपूर तनकीद की, मैंने किसी वजह से की थी, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने, पूरी काबीना ने अपने आप को ठीक किया। इस वक्त अगर कोई अगले इलेक्शन में कोई बंदा मुझे नजर आ रहा है ना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, तो ज़िशान भट्ट है। इसका मतलब आप दोबारा हमें सपोर्ट करने जा रहे हैं? मैंने पहले दिन भी सपोर्ट किया था, अभी देखूंगा, अगर ठीक चलते रहे तो मैं सपोर्ट करूंगा। कह रहे हैं जब हम अच्छे हैं तो बस। सर इसमें ठीक जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहें ना सर फिर दिसंबर में 2 साल की कारकर्दगी निकालेंगे, जो नया बंदा आएगा उससे पूछेंगे हाँ भाई तो 1.5 साल तक हम ठीक जा रहे हैं? नहीं सर, अब 6 महीने से ठीक जा रहे हैं। अच्छे महीने, पहला साल अच्छा नहीं था। ठीक, वो उस वक्त तो मुश्किलात बहुत थी। अच्छा चलेंगे, उस्तादों में एक बात करते हैं। वैसे तो उस्ताद सारे ही रिस्पेक्टेबल होते हैं, और आप, मुझे पता है आप अपने उस्तादों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। यूसुफ चौहान साहब या तारिक मुनीर साहब? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जिनका नंबर 1 तारिक मुनीर साहब, नंबर 2 यूसुफ चौहान साहब, जिनका मैं पूरी ज़िंदगी एहसान मंद रहूँगा। ग्रेट कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे बताया दुनिया क्या है, मुझे बताया काम कैसे करना है, और आज उन्हीं की वजह से जो मेरी पहचान है मार्केट में, या जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के करम के बाद उनकी मेहरबानी से ऐसा। माशाल्लाह, वेरी गुड आंसर, ब्यूटीफुल आंसर, सीरियसली। अच्छा, आखिरी जाते जाते एक चीज़, पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट को अगले 10 साल में आप कहाँ दे रहे हैं? ये कंसिस्टेंट रहेंगे? ये रियल एस्टेट को, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फलता फूलता देखना चाह रहे हैं, या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बस बताएं, उसके बाद फिर शुरू करें। सर इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं जो मजबूरन गवर्नमेंट को करनी पड़ी हैं, देखिए पिछले 3-4 साल से उनको इस तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे उनको इस चीज़ को एडमिट करना पड़ा है कि रियल एस्टेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें चलती है, उनको करना पड़ा है। 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनको भी करना पड़ा था, चीज़ें चल पड़ी। 22 में इन्होंने आके चीज़ें रोकी, अब जाके 26 में दोबारा उसको रिवील करना पड़ा इनको। अब आने वाले जो लोग हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर तो उनकी पॉलिसीज़ पॉजिटिव रही रियल एस्टेट के लिए, तो अगले आने वाले 10 सालों में बहुत पोटेंशियल है रियल एस्टेट में, स्पेशली पाकिस्तान, और स्पेशली DHA लाहौर की अगर बात करें। DHA लाहौर को इतना ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि DHA लाहौर एक इंडिपेंडेंट इदारा है, गवर्नमेंट का इनके साथ कोई अमल दखल नहीं है, ना इनकी डेवलपमेंट रुकनी है, ना इनकी प्लानिंग रुकनी है, ना इनका काम रुकना है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए चलते जाना है। उससे क्या होगा कि जो बाकी सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वहाँ पर अगर काम नहीं होगा तो वहाँ का सारा कस्टमर भी DHA लाहौर में आ जाएगा। DHA को फ़ायदा होगा, लेकिन बाकी सेक्टर्स को अगर पॉलिसीज़ ठीक ना रखी, नहीं, तो आपको लगता है कि ये ठीक रखेंगे भी पॉलिसी? सर ज़रूरत है वक्त की, रखनी पड़ेगी। रखनी पड़ेगी। फिर तो मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिसीज इनकी ऐसी रहेंगी तो रियल एस्टेट मार्केट बहुत, देखिए आपका पैसा जो कैपिटल फ्लाई करता है ना, उसको रोकने का सिर्फ एक वाहिद तरीका यही है। ओके, इसके अलावा रोक नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इस तरह सेशन जी, इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।